हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज रसा अहमद और आप पे फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम करने वाले हैं रिवीजन विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये पार्ट आपका थियोरेटिकल पार्ट होगा। हम रिवीजन में दो पार्ट्स करेंगे। पहला पार्ट में हम थियोरी का क्वेश्चंस कुछ करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम करेंगे सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस रिवीजन का दो पार्ट्स में बनाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हमने जितने भी टॉपिक्स थे आपके एनसीईआरटी में कॉम्पिटिटिव लेवल के, एनटीएससी, ओलंपियाड और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जितने भी टॉपिक्स उनमें कवर करना था हमने लगभग सारा टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में कंप्लीट किया है। और मैंने अपनी तरफ से ये बेस्ट कोशिश किया है कि मैं सारा का सारा कंटेंट आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊं। तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि आप प्लीज़ जब भी चैनल को देखो, आप मेरे वीडियोस को एक बार भी अगर देखते हो तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाया करो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स यहाँ पे मिलेंगे फिजिक्स से, और जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको फिजिक्स में पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, जितने टॉपिक्स भी हमने कवर किया है उन टॉपिक्स में बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ बोर्ड्स लेवल पे आज हम बात करेंगे। रिवीजन हमारा सिर्फ बोर्ड्स लेवल पे होगा। 10th बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूरे टॉपिक को कंबाइन करके आज हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपके स्क्रीन पे। मैं चाहूँगा आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करो अपने कॉपी में और एक एक क्वेश्चन को टाइम टू टाइम उसे रिवाइज करते रहना। और यहाँ पे देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसे हमने बहुत ही डिटेल में किया है और मैं उन क्वेश्चंस को फिर से लैंग्वेज वाइज या फिर से डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा और मैं ऊपर आई बटन पे आपको वो लिंक दे दूंगा उस लेक्चर का। अब जा करके उस लेक्चर को वहां से डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, यहाँ पे एक प्रोटॉन है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है। ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एक प्रोटॉन है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन कैन चेंज। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? ये क्वेश्चन है आपका लेक्चर नंबर 5। अगर आपको ये लेक्चर डिटेल में देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे और लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट देखेंगे, मूवमेंट ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये एरो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। और ये है एक प्रोटॉन, प्रोटॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भी आपको दे सकता है। आपको देखो क्या क्या दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, अल्फा पार्टिकल्स दे सकता है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रख देगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आपसे पूछेगा ये प्रोटॉन किधर डिफ्लेक्ट करेगा या फिर करंट किधर फ्लो करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये इस प्रोटॉन के अंदर क्या क्या चेंज हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास मास। अब खुद सोचो, क्या मास चेंज करेगा? नहीं, मास तो कांस्टेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ये मास चेंज नहीं होगा। सेकंड में देखिए, क्या हमारा स्पीड चेंज होगा इसमें? क्या इस प्रोटॉन का, सपोज ये प्रोटॉन किसी वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, वेलोसिटी v के साथ ये प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो क्या इसका स्पीड चेंज होगा? नहीं, स्पीड भी चेंज नहीं होगा। जिस स्पीड के साथ ये एंटर करता है उसी स्पीड के साथ वो मूव करेगा। थर्ड में, क्या इसका वेलोसिटी चेंज होगा? क्या इसका वेलोसिटी चेंज होगा? अब जिनको स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट ही नहीं पता, क्लास 9 का लेक्चर जाकर देखना, मोशन चैप्टर मैंने बना रखा है, वो स्पीड और वेलोसिटी आपको समझ आ जाएगा। क्या इसमें वेलोसिटी चेंज होगा? तो बात आती है, हाँ भाई वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, प्लीज़ लेक्चर नंबर 5 देख लेना डिटेल्ड लेक्चर के लिए। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाकर सर्कुलर पाथ लेकर के मूव करने लगता है। सपोज ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्पाइरल पाथ लेकर के मूव करने लगेगा, मतलब सर्कुलर पाथ लेकर मूव करने लगेगा। और सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है बच्चों, तो सर्कल में स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, जिसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सपोज ये प्रोटॉन इस सर्कल में इस तरह मूव कर रहा है,
स्पीड फिक्स्ड स्पीड के साथ, तो क्या इसका वेलोसिटी भी सेम होगा? नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन। ये अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा प्रोटॉन, तो डायरेक्शन चेंज की वजह से इसके अंदर वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा। वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा। थर्ड है, क्या मोमेंटम चेंज करेगा? क्या मोमेंटम चेंज करेगा? तो हाँ, मोमेंटम भी चेंज करेगा। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। दैट मीन्स जब आपका वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी तो चेंज करेगा। मोमेंटम डिपेंड किस पे कर रहा है? P इज इक्वल एम इंटू वी। वी इज योर वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी तो चेंज करेगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, एक तो वेलोसिटी चेंज होगा और दूसरा मोमेंटम चेंज होगा। वेलोसिटी क्यों चेंज होगा? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज करेगा डायरेक्शन के चेंज होने से, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। बिकॉज जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है, ठीक है, वो सर्कल में घूमता रहता है इस तरह से। अब सर्कुलर मोशन में जब भी कोई पार्टिकल आता है तो उसका डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होता है डायरेक्शन के कारण भी, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो फिर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, दो ऑप्शंस करेक्ट है, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। रीजन देना है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस एंड ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी मोमेंटम विल ऑल्सो चेंज। Question number 2. Question number 2. A positively charged alpha particle projected towards west is deflected towards north by magnetic field. इसका फिगर मैं बना दूं पहले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन है क्या। बोल रहा है एक पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। सपोज दिस इज आवर नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। द क्वेश्चन सेज द अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। दिस इज योर अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। यहां से ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तब ये अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, ये क्वेश्चन पूछा गया 2012 में। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। देखो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जैसा लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया अभी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, एक चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स, वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स निकालने का तरीका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भी मैंने लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है, ये सब जाकर के आप वहाँ से देख सकते हो। आइए हम बात करते हैं इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया, प्रोटॉन इंटर करे, इलेक्ट्रॉन इंटर करे, अल्फा पार्टिकल्स इंटर करे, या कोई भी चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसी फोर्स के कारण वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि ये चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर देखना है, कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, तो आप लेक्चर नंबर 05 लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप ये देख सकते हो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह फोर्स लगता है, क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे जिस पे डिपेंड करता है। तो आप वो लेक्चर कंप्लीटली वहाँ से जाकर के देख सकते हो। तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बोलता है, आप अपना लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करो और ये तीनों फिंगर्स आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये थंब पॉइंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स बोलो या डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में। FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। हमें देखो डिफ्लेक्शन हमें पता है, डिफ्लेक्ट किधर कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। FBI फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो थंब हमारा ऊपर हो गया। अल्फा पार्टिकल्स इधर मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स देखो, करंट का मोशन, करंट का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव पार्टिकल्स मूव करते हैं करंट उसी डायरेक्शन में मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जिधर मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। सपोज इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट
इधर मूव करेगा, ठीक है। और अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है, तो नेगेटिव पार्टिकल के ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। बट पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो हम चार्ज का फ्लो को हम मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। चार्ज के फ्लो से हम निकाल सकते हैं फ्लो ऑफ करंट, और फ्लो ऑफ करंट से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए, तो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में, करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट भी इधर ही मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट होगा। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव पार्टिकल मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो अल्फा पार्टिकल इधर, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये मूव कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो करंट भी मूव करेगा वेस्ट डायरेक्शन में। करंट का देखो डायरेक्शन एफ बी आई, करंट एफ तो ऊपर ही है, करंट अब इधर मूव करेगा। देखो एफ ऊपर, फोर्स अभी भी ऊपर लग रहा है, करंट इधर लग रहा है। तो अब बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट ऊपर, डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऊपर, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, बोर्ड से निकलता हुआ, दैट मीन्स डायरेक्शन विल बी दिस। डॉट, डॉट लाइन से क्या होता है? डॉट एंड क्रॉस मैंने आपको बताया था। डॉट रिप्रेजेंट्स कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और यहाँ पे कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, और क्रॉस रिप्रेजेंट्स इनटू द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। हम डॉट और क्रॉस को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। देखो डॉट का मतलब होता है टुवर्ड्स अवे फ्रॉम, या फिर कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर। डॉट का मतलब कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, आपकी तरफ, ठीक है। और क्रॉस का मतलब इनटू द पेपर, अंदर जाते हुए। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड निकला बाहर से, बोर्ड से निकल रहा है बाहर, बोर्ड से निकल रहा है बाहर की तरफ। तो हम यूज़ करके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द गिवन मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स A, B, C. नेम द पार्ट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, हाउ विल डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिफर एट दीज पॉइंट्स? ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया था। अब वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज से, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे, वहाँ पे आपको सारे मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएगा। तो हमें बोल रहा है कि हमें एक बार मैग्नेट दिया गया है, और इस बार मैग्नेट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, A, B एंड C। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। नेम द पार्ट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। इस पूरे पार्ट में इस पूरे मैग्नेट में किस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा और बहुत कम होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होता है? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होते हैं। मैग्नेटिक, सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। पहला प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का था, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। निकलेगा नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट होगा साउथ पोल में, आउटसाइड द मैग्नेट। यहाँ से भी नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में टर्मिनेट किया। सारे फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगे। देखिए ये सारे फील्ड लाइंस, एरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर एयर, एरो देना है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगा और टर्मिनेट कहाँ करेगा? साउथ पोल में। साउथ पोल में एरो इनवर्ड, ये रहा इनवर्ड एरो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होता है? जहाँ पे आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा मिले, जहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो आप इन दो पार्ट्स को ध्यान से देखो, इन दो एंड्स को, नॉर्थ एंड एंड साउथ एंड, इन दोनों एंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, ठीक है। एट द एंड्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउडेड हो, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। और जहाँ पे सेंटर पे देखो, अगर इस पूरे फील्ड लाइंस को तुम कंबाइन करोगे, बनाओगे पूरे लाइंस को इस तरह से, तो आप देखोगे सेंटर पे, इस पोजीशन पे
यहाँ पे बहुत ही कम लाइंस का इंटरसेक्शन होगा भी तो बहुत कम होगा, लाइंस यहाँ पे बहुत कम बनेंगे, मतलब डेंसिटी ऑफ लाइंस बीच में बहुत कम है। तो इस केस में इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम। ओके, देयरफॉर इस तीनों पार्ट में एक बार मैग्नेट है, ए बी सी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो एट द एंड ऑफ द मैग्नेट, इस पार्ट में और इस पार्ट में देयर विल बी अ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। रीजन क्या है, बिकॉज the degree of closeness of the magnetic lines of force decides the strength of the magnet. More is the lines of force, more is the strength of the magnet. At A and B, the magnetic lines of force will be greater, therefore the strength of the magnetic field will be greater at A and C. Clear है? Minimum किधर होगा, minimum होगा B में, magnetic field strength will be minimum at C, sorry B, A and C में maximum और B में मिनिमम, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ से सारा लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, ये साउथ पोल है तो डोमिनेट करेगा, यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा बनेगा, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे आपका कम। ऐसे भी समझ सकते हो, किसी भी मैग्नेट को लो तो एंड्स पे दोनों, सपोज ये मैग्नेट है तो ये एंड और ये एंड, इन दोनों एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है और बीच में बहुत कम होता है। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक मैग्नेट लो, धागा से बांध करके इसे आयरन फाइलिंग्स के ऊपर रखो, देखो ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स आपने आप देखोगे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स यहाँ पे एंड्स पे अट्रैक्ट होते हैं, एंड्स पे चिपका हुआ होता है, तो फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे चिपका होता है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डिफर एट दीज पार्ट्स। ओके, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, देखो द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज मोर इन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल and it is less in this part at the center. So this will be at point A and C, the density of magnetic lines of force is more, therefore the maximum magnetic field strength will be at A and C. And at B, in this position at B, magnetic density of magnetic lines of force is less, therefore the strength of the magnetic is less at this point B. Question number 4 is also based, question 4 is also based on the magnetic lines of force, properties of magnetic lines of force. So question is, magnetic field lines of two magnets are shown, magnetic field lines of two magnets are shown in the figure. Let me draw this first. This is the first magnet. ये second magnet. This is the first figure, figure A. Second figure is this. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द फिगर दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस। ये भी क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था आपसे। अब इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 डिटेल में देखना पड़ेगा, पूरा लेक्चर को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से ही बहुत पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, दो मैग्नेट बना कर दे दिया है आपको, आपसे बोल रहा है कौन सा सही करेक्ट वे है रिप्रेजेंट करने का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है। गलत क्यों है आइए देखते हैं। तो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस इज द करेक्ट वे। वाई? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगा आगे जा करके। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई? रीजन क्या है? देखो, अगर मान लो दो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, एक ये और एक ये,
इसका डायरेक्शन ये रहा, इसका डायरेक्शन ये रहा। तो अगर ये एक पॉइंट पे, सपोज ये एक पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो, हम जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें गिवन होता है, हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सपोज ये फील्ड लाइन इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर हमें डायरेक्शन निकालना है इस पॉइंट पे, इस फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमें निकालना है इस पॉइंट पे। तो हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं, ये टेंजेंट जिधर जाएगा उधर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। सपोज इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हो, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे एंड दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ द थिंग इज, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आप किस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालोगे? इस पॉइंट पे फर्स्ट लाइन के कारण एक डायरेक्शन तो इधर होगा सबसे पहले, और एक डायरेक्शन तो इधर होगा सबसे पहले। अब खुद से सोचो, एक ही पॉइंट पे क्या एक पार्टिकल का दो डायरेक्शन हो सकता है? जैसे आप एक जगह पे खड़े हो, एक चौराहे में आप खड़े हो, दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है। आपको बोला जाए आप एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे आप इधर भी मूव करो, इधर भी मूव करो, तो ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं, हम कर ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा चीज़ है ये। वाई? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लैंग्वेज भी मैंने आपको लिखाया है लेक्चर नंबर 1 में, वो लेक्चर 1 को प्लीज़ जाकर देखो, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वहाँ पे आपको सारा प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस पॉइंट पे अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ये था आपका आंसर। आगे क्वेश्चन क्या है? गिव द रीजन फॉर योर आंसर, ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। सबसे पहले तो रीजन देना है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा, कभी भी लाइन्स इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा। तो आपका रीजन यह है, बिकॉज एट दैट पॉइंट इट विल मीन दैट the magnetic field will have two different directions which is practically not possible। ये आपका हो गया रीज़न इसका ऐसा होने का रीज़न है। अब इसमें आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक, अगर ये फिगर सही है तो इसमें पोल्स बताओ, कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो नॉर्थ पोल से, फ्रॉम नॉर्थ पोल से सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा, निकलेगा, और साउथ पोल्स पे टर्मिनेट करेगा, ख़त्म होगा, ठीक है। तो जहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकले वो तुम्हारा नॉर्थ पोल, देखो एरो देखो यहां से निकल रहा है, तो दिस इज योर नॉर्थ पोल, और जो बचा वो साउथ पोल। यहां से भी देखो एरो, ये बाहर निकल रहा है लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये भी हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। सो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल और वो साउथ पोल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। आपसे डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन पूछा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इनसाइड द पेपर, इनटू द बोर्ड, ओके। अब यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, ये इस तरह एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने आपको बताया, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल inside a magnetic field is represented as q v b sin theta। ये इसका मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लगेगा, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वेयर q इज द चार्ज, v इज द वेलोसिटी, b इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड v and b। v is your velocity of चार्ज पार्टिकल एंड बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। नाउ लेट अस सी, इस केस में फोर्स किस तरफ लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आइए निकाल लेते हैं। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनटू द बोर्ड या फिर इनटू द प्लेन ऑफ योर पेपर। सो वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको पता है जब भी आप फोर्स निकालोगे तो आप यूज करोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स निकालने के लिए एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, एक कंडक्टर के ऊपर अगर आपको फोर्स निकालना है, कहाँ पे किधर वो डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आइए निकाल लेते हैं। तो अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे और तीनों फिंगर्स को हम स्प्रेड करेंगे इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, FBI मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ, ठीक है। करंट किधर फ्लो कर रहा है, आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता करो,
इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट उसके जस्ट अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट जस्ट इसके अपोजिट में मूव करेगा, तो करंट का डायरेक्शन हमें मिल गया। अब निकालना हमें फोर्स। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, करंट इधर मूव कर रहा है तो करंट को हम इधर मूव करा देंगे। देखो करंट अब इधर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर जाएगा बिलो द पेपर, बिलो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डाउनवर्ड। इस तरह से आपका फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 5 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आज जो भी क्वेश्चंस हम ले रहे हैं थियोरी के साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी है इस क्वेश्चन में। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, इन सारे क्वेश्चंस जो भी कंसेप्ट है डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ कि कौन से लेक्चर में आपको ये टॉपिक मिलेगा। ये टॉपिक आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है EMI से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2016 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है AB, इस वायर के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, और ऊपर एक सर्कुलर लूप है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, अ स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर AB एक कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। विल द करंट बी इंड्यूस्ड इन द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 1 मीटर, इसका रेडियस है 1 मीटर। बोल रहा है क्या इस सर्कुलर वायर के ऊपर, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, करंट सिर्फ इसमें फ्लो कर रहा है। हमसे पूछ रहा है क्या इस सर्कुलर वायर में कोई करंट इंड्यूस हो सकता है। अब इंड्यूस करंट क्या होता है, अगर आप पहली बार मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो आप लेक्चर नंबर 9 जाकर देखोगे। सबसे पहले लेक्चर नंबर 9 जाकर देखिए, आपको वहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट समझ आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है ये समझ आएगा। अब देखो हम समझते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। तो पहली बात आती है करंट इंड्यूस होने का कारण क्या है, क्या रीज़न है, किस रीज़न से, कंडीशन क्या है, करंट इंड्यूस कब होता है। करंट इंड्यूस तब होगा बच्चों, याद रखना, जब उसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी वायर को तुम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखो, ठीक है, तब वहां पे उस वायर में करंट इंड्यूस होता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण एक इंड्यूस EMF जनरेट होता है, जिसके कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रोसेस है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और कैसा, चेंजिंग। अगर आप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इफ यू कीप अ कंडक्टर अंडर अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तब कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट बनाता है, तो करंट कैरिंग वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो ये वायर करंट कैरी कर रहा है, ये वायर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो मिल रहा है, ठीक है, हमें क्या चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए था। ये करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये करंट भी, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मैंने पढ़ाया है आपको, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, व्हाई, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, बात आती है क्या ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो करंट कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, करंट वेरिएबल तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो यहाँ पे तो करंट कांस्टेंट है। अ स्टेडी करंट मतलब अ कांस्टेंट करंट, 5 एम्पियर का कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। आंसर है नो। रीजन क्या होगा, वाई, तो रीजन होगा because this circular loop is kept under constant magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, ये करंट, ये वायर, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने आसपास।
अपने आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, बट कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कांस्टेंट होगा। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता है जब तक आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग ना हो। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। मेन रीजन ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा कैसे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो करंट इंड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसीलिए इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अगर हम इस करंट को ऑन ऑफ बार बार करें, अगर यहाँ पे हम स्विच लगा दें, एक यहाँ पे इस वायर में एक स्विच लगा दें और स्विच को कभी ऑन कभी ऑफ बार बार ऑन ऑफ करते रहो, कभी 5 एम्पियर कभी 0 एम्पियर, 5 एम्पियर 0 एम्पियर, 5 एम्पियर 0 एम्पियर, तो इस तरह का चेंजिंग करंट यहाँ पे आ जाए, करंट बार बार चेंज हो, पहले 5 एम्पियर फिर 0 एम्पियर, 5 एम्पियर फिर 0 एम्पियर, या फिर 5 से 10 एम्पियर, 5 एम्पियर 0 एम्पियर, बार बार करंट चेंज करोगे तो करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने से करंट भी, इंड्यूस करंट भी वहां पे प्रोड्यूस करेगा। तो पूरा का पूरा ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जा करके लेक्चर नंबर 9 आप कंप्लीट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ही अच्छा वीडियो बनाए, एक बार जाकर उस लेक्चर को देख लो अच्छे से, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करें। तो आज हम थियोरेटिकल पार्ट में सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में एक दो प्योर थियोरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन करेंगे, जहां पे आपसे बोलेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, व्हाट इज डीसी मोटर, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को मैंने ऐसे भी कराया है बीच बीच में लेक्चर्स में। पूरा लेक्चर देखो, पूरा का पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपसे क्या कब पूछा था, देखो ये पूछा था, अच्छा ये किसी ये ईयर नहीं लिखा है यहाँ पे, हो सकता है किसी ईयर में पूछा होगा। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में एक स्ट्रेट वायर, ये इस कार्डबोर्ड में हमारे पास है एक स्ट्रेट वायर यहाँ से यहाँ तक, और इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड के ऊपर, जैसे ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, सपोज दिस इज माई कार्डबोर्ड, ठीक है, ये मेरा कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से ये वायर गया है, वायर ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है। आपसे पूछ रहा है इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्केच करो। तो कैसे स्केच करेंगे हम, वी नो दैट अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। Why does it behaves like a magnet? Because of the magnetic field lines। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमें पूछ रहा है इसका आप डायरेक्शन बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्केच करके यहाँ बताइए। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। याद रहेगा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम क्यों यूज़ करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, चाहे आप स्ट्रेट कंडक्टर में निकालो, चाहे आप सर्कुलर लूप में निकालो। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर एज वेल एज सर्कुलर वायर। अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर में आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 2 है, प्लेलिस्ट में जाएंगे लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे आपको लेक्चर नंबर 2 मिल जाएगा। तो इस पे आपको स्केच करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, राइट हैंड इज दिस हैंड, थंब रूल इज थंब के डायरेक्शन में आपको करंट के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में आपको थंब को पॉइंट करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ थंब पॉइंट करेंगे, देखो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जिधर ये फिंगर तुम्हारा, ये फिंगर जिधर कर्ल करेगा, जिधर मूव कर रहा है ये फिंगर, उधर ही आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो फिंगर कर्ल कर रहा है यहाँ से ऐसे, तो अगर ये आपका वायर है, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है, तो इस वायर के चारों तरफ इधर से ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा
इस तरह, है ना, इस डायरेक्शन में, यहां से ऐसे घूमता हुआ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा इस तरह, जहां पे आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स, और फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिखाने के लिए आप एरो दिखा दोगे, ये रहा एरो, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कार्डबोर्ड के ऊपर बनेगा। अब इसमें और क्या क्या फैक्ट्स हैं देखिए। इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस वायर के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है करंट पे। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दैट मीन्स करंट आपका ज़्यादा होगा, अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, करंट घटाने से मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे। सपोज आप 5 एम्पियर का करंट दे रहे हो तो 5 एम्पियर का करंट कुछ मैग्नेटिक फील्ड देगा, और 10 एम्पियर का करंट में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो 5 एम्पियर वाले करंट में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या 10 एम्पियर वाले करंट में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? तो जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, 10 एम्पियर वाले वायर में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरा फैक्टर है जो जिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R इज द रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये तुम्हारा सेंटर है, ये तुम्हारा फर्स्ट सर्कल का डिस्टेंस, ये सेकंड सर्कल का, और ये थर्ड सर्कल का। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डिस्टेंस R बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। जितना ज़्यादा दूर चले जाओगे उतना कम आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा। सपोज इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालोगे और इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालोगे, ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पे आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस होगा और इस पॉइंट पे कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही नज़दीक है वायर से। वायर से जितना नज़दीक उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे होगा, ये वायर से बहुत दूर है तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एंड वाइजे वर्सा, डिस्टेंस घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ये सारी बातें, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया अपने लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में जाकर देख लेना वो लेक्चर। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन है क्या। यस, हाउ वुड यू चेक दिस डायरेक्शन एक्सपेरिमेंटली। अब बोल रहा है भाई आप राइट हैंड थंब रूल मत लगाओ, आप एक्सपेरिमेंट से बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा। एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे? एक नॉर्थ पोल लेंगे, नॉर्थ पोल कहाँ से लेंगे? एक मैग्नेटिक कंपास लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप एक्सपेरिमेंटली निकालना चाहते हो तो सिंपली आप एक नॉर्थ पोल लो, नॉर्थ पोल लेकर के उस नॉर्थ पोल को उस मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। नॉर्थ पोल लेंगे और इस नॉर्थ पोल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, और वो नॉर्थ पोल रखने के बाद नॉर्थ पोल जिधर मूव करेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे इस पॉइंट पे देखो, एक नॉर्थ पोल हम उठाएं, एक नॉर्थ पोल उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ये नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट किया उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नॉर्थ पोल कहाँ से लाएंगे? तो एक मैग्नेटिक कंपास ले लो। एक मैग्नेटिक कंपास में एक नॉर्थ पोल होता है जो आपका रेड कलर का कंपास में 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से कंपास होता है, बीच में एक साइड पे कलर होता है और एक साइड पे ऐसे ही रहता है, खाली रहता है, उसमें कोई कलर नहीं रहता। सपोज ये कलर किया हुआ है तो ये आपका नॉर्थ पोल है। इस कंपास को हम उठाएंगे, इस कंपास को उठाकर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट करेगा, सपोज इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उधर उस डायरेक्शन पे उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम बाय यूजिंग अ नॉर्थ पोल और बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास रखो, आपको नॉर्थ पोल का डायरेक्शन, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब देख सकते हो हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ पॉइंट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में कंसेप्ट चाहिए तो आप लेक्चर को जा करके, जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस में आपको मैं बताता चला जा रहा हूँ कि मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है। तो जो देखो, जो भी क्वेश्चंस अब तक हमें मिले प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी लेक्चर पर बेस्ड हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा का सारा लेक्चर, फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहो सारे लेक्चर को, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हो। लेक्चर्स को बस अच्छे से देख करके नोट्स बनाइए, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ सेंटर एट अ पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर चेंज। अब यहाँ पे है करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। मेरे पास एक सर्कुलर वायर है ये, और इसमें फ्लो कर रहा है करंट इस डायरेक्शन में।
ठीक है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये हम पढ़ चुके हैं। अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दैट मीन्स कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर या जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो बात आती है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किस तरह चेंज करेगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन से नीचे किस तरह चेंज करेगा, हम बिना ऑप्शंस के इसे देख लेंगे। तो सबसे पहले देखो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, एक करंट और एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा करंट पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे जैसे सपोज इस पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुम इस पॉइंट पे निकालोगे तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कम होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कम होगा और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द कंडक्टर से जितना ज़्यादा तुम दूर जाओगे उतना कम तुमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा। एक और पॉइंट इसमें है, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। सपोज मैंने एक कॉइल बनाया जिसमें मैंने कॉइल को सिर्फ एक वायर से बनाया है, एक वायर में एक करंट फ्लो करेगा, दूसरा कॉइल मैंने दो वायर से बनाया है। ठीक है, तो दो वायर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। फिर एक वायर लिया मैंने, 3 राउंड उसको कॉइल से रैप 3 टर्न्स बनाया उस वायर को लेकर के 3 बार राउंड किया मैंने और उससे एक सर्कुलर वायर बनाया, फिर 4 राउंड से बनाया। सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा तुम्हारा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सर्कुलर लूप में 3 फैक्टर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न है, वायर का कितना टर्न है, 1 टर्न है या 2 टर्न है या 3 टर्न है, इस पर भी डिपेंड करता है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक और चीज़ है करंट का डायरेक्शन तुम अगर चेंज कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जैसे इस केस में देखो, इस केस में करंट इधर फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो इस केस में होगा वो रिवर्स कर जाएगा जब करंट का डायरेक्शन तुम रिवर्स कर दोगे। अब तुम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। That means if the direction of current changes, direction of magnetic field also changes, depends upon the magnitude of the current. करंट का जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस, जितना ज़्यादा दूर जाओगे तुम उतना ही ज़्यादा उतना ही कम तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपको लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा, ये आपको लेक्चर 3 में मिलेगा मेरे प्लेलिस्ट में, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, हाउ डज करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव, गिव इट्स मेन यूज, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इंक्रीज्ड। तो ये क्वेश्चन तो पूरा थियोरी का पार्ट हो गया, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसमें, बिकॉज इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है। सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड का डेफिनेशन देना है आपको, एक सर्कुलर वायर, एक सर्कुलर लूप रैप्ड ओवर सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड या सिलेंड्रिकल कोई भी मटेरियल ले लो, उसके ऊपर एक सर्कुलर वायर बांध दो। ठीक है, इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द वायर ज़्यादा होना चाहिए, डायमीटर इसका कम होना चाहिए, ये इस तरह का सेटअप कहलाता है सोलेनॉइड। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखा है। लेक्चर नंबर 4 आप जाकर देख सकते हो। सोलेनॉइड आपको समझना है तो आपको लेक्चर नंबर 4 देखना होगा जाकर के, कंप्लीट लेक्चर वहाँ पे सोलेनॉइड के ऊपर। कंडीशन भी है वहाँ पे, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस तरह होता है, क्या करने से इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, ये सारी बातें वहाँ पे हमने डिस्कस की है। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, नेम अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेक्चर नंबर 11 आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, और नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको देखना है तो आप लेक्चर नंबर 11 देखो। लेक्चर नंबर 11 है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटर। तो ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो डिवाइस कहलाता है जनरेटर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो कहलाता है मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल,
एसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, सारा लेक्चर में कंप्लीट है। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी भी कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर भी मैंने बना दिया है। डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये भी मैंने बना कर रखा है। तो बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स है, जा करके आप एक दिन में चाहो तो ये सारा का सारा लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये लेक्चर आपको, जनरेटर वाला लेक्चर आपको लेक्चर नंबर 11 में मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 में, क्वेश्चन नंबर 10 2018 में ये पूछा गया था। और आगे क्या क्या क्वेश्चन था देखो, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है आप डायग्राम किस तरह बना सकते हो, आप लेबलिंग किस तरह कर सकते हो, आप वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल किस तरह से वहाँ पे लिख सकते हो। तो ये था हमारा थियोरी का पार्ट। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर रिवीजन टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड्स लेवल के लिए आते हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक एक करके। उसके साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और हम आगे जाएंगे लाइट चैप्टर में, जो हमारा ऑप्टिक्स का चैप्टर है। हम देखेंगे उसमें लाइट चैप्टर में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ना है, एक है आपका लाइट और एक है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और दूसरा है कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड, वो सब भी हम करेंगे। तो ये सब सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो और सारे लेक्चर्स को जाकर देखो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे ही मिल जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।